नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 21 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। सबसे पहला न्यूज़ दोस्तों, टैक्स इवेजन प्रोब इनटू इंश्योरेंस टू एंड बाय नवंबर। देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर पहले भी मैंने आपको कवर किया है कि भाई काफ़ी प्रोब्स चल रहे हैं। ये किस लिए चल रहे हैं? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया, एजेंट्स के ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको हटाने के लिए क्या किया, इन लोगों ने एजेंट से फेक बिल ले लिया, अलग अलग टाइप के सर्विसेज का, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स का, ताकि उस पर जीएसटी आपको कम या नहीं लगे। ठीक है, तो अब ये सब बचने के लिए भाई अब इंश्योरेंस कंपनीज तो देख लिया ना भाई कि ये एक्चुअल में सप्लाई हुआ भी है कि नहीं हुआ है ये सब सर्विसेज। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ पता चला कि ये सब सर्विसेज कभी सप्लाई ही नहीं हुआ है इन बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज को। और ऐसे वैसे के नाम नहीं बोल रहा हूँ, आईसीआईसीआई जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब बड़े बड़े लेवल के जो इंश्योरेंस कंपनीज है इन पे भी ये चल रहा है ये चीज़। तो अब जो है काफ़ी रिकवरी हो गया है टैक्सेस वगैरह का। लगभग 3,500 करोड़ के आसपास का फाइन अभी तक रिकवर हो गया है। रिकवर मतलब मान लीजिए आप प्रोब हो गया उस चीज़ का। और कई जो है रिकवर भी हो गए। एचडीएफसी लाइफ तक भी कंपनी जो भी है इस चीज़ में इन्वॉल्व थी। तो काफ़ी बड़ा एक एक इन्वेस्टिगेशन था जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, इन मतलब जीएसटी का जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, 16 डेड 100 मिसिंग एज हिल टॉप क्रैशेस इनटू महाराष्ट्र विलेज। देखिए हुआ क्या कि महाराष्ट्र के जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास ये हादसा हो गया। और क्या हुआ कि भाई बारिश एक्सेसिव रेनफॉल के कारण वो लैंडस्लाइड हो गया। एंड लैंडस्लाइड के चक्कर में कई लोग जो है वो मतलब मर गए। और 100 से ज़्यादा भी लोग मिसिंग है अभी। नेशनल डिज़ास्टर जो रिस्पांस फोर्स है और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन के साथ किया। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना दोस्तों कि ये सब जगह में जब आप सोचते हो कि भाई हम रिलीफ कैसे प्रोवाइड करें, या कभी भी कोई इंटरव्यू वगैरह में बोलते हो, जैसे सिविल सर्विसेज की बात करो या आप कोई भी ऐसे इंटरव्यू में बोलते हो, तो ये मत बोल दीजिए कि भाई हम जो वो क्रेन वगैरह को लेके जाएंगे। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली ये जैसे न्यूज़ में भी लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकली आप जो है क्रेन वगैरह को इधर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट सॉइल रहता है ये सब चीज़ का। तो अगर सॉफ्ट सॉइल रहेगा तो आप अगर लेके जाओगे या लिख दोगे ऐसा चीज़ कि हम ये सब चीज़ से रिकवरी कराएंगे, तो आपको वैसे ही वो हो जाएंगे, मतलब नंबर कट जाएंगे आपके। क्योंकि भाई ये सब जगह में जा ही नहीं सकता अभी। आपको हेलीकॉप्टर चॉपर वगैरह से ही आपको रिलीफ प्रोवाइड कराना पड़ेगा। एक वो जल्दी आपको रिलीफ प्रोवाइड करा पाएगा। दूसरा कि भाई क्योंकि ये हैवी मशीनरी जो है वो जा ही नहीं पाएंगे, तो आपको इससे रिकवरी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू हियर चैलेंज ऑन दिल्ली ऑर्डिनेंस। देखिए दिल्ली ऑर्डिनेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई इस मई 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास किया कि भाई अब से जो है सारे अपॉइंटमेंट इनके जो रहेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के, जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के रहे जो अपॉइंटमेंट रहेंगे वो एलजी करेगा। मैंने आपको इसके बैकग्राउंड पहले भी दिया है कि भाई पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि नहीं भाई हम करेंगे अपॉइंटमेंट, तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको चैलेंज किया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई दिल्ली के एक्ट में ये चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि दिल्ली स्पेशल एक्ट से गवर्न होता है, तो दिल्ली के एक्ट में ये चीज़ लिखा हुआ है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज किया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हार गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको लॉ को ही अमेंड कर दिया। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने वापस इस लॉ को चैलेंज कर दिया कि भाई आप ऐसे कैसे एक रूलिंग लेके आ सकते हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफ़र कर दिया, क्योंकि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर आ गया है क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो रहेगी वो डिसाइड करेगी इसका आउटकम। फिर इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का ये चीज़ कहना है कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट का बेसिकली यही चीज़ कहना है कि भाई एलजी जो अपने पास कंसोलिडेट करिए पावर, हमें कुछ पावर देना नहीं चाहती है। और हमारे खिलाफ जो ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे उन्हीं को हमारे मेजर पोस्टिंग देंगे। वैसे ही कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि भाई हमने जो अभी इन्वेस्टिगेशन किया है उस पर जो जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, एक्साइज ड्यूटी वगैरह के जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, आप उनको जो है वो हैरेसमेंट चालू कर दोगे कि भाई उनके पोस्टिंग इधर उधर करा दोगे अगर आपके हाथ में ये पोस्टिंग वाली चीज़ चली गई तो। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, पोल बाउंड छत्तीसगढ़ अनाउंसेस सैलरी हाइक्स, राजस्थान पेंशन हाइक्स एंड जॉब्स।
छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि फ्रंट पेज में भी था इसलिए मैं सोचा कवर कर लेता हूँ कि अभी छत्तीसगढ़, एमपी वगैरह में इलेक्शन आते जा रहे हैं, तो राजस्थान में भी। तो अभी क्या होगा कि देखिए अनाउंसमेंट तो होंगे ना आपके पॉलिसीज़ के, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है, और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। तो अभी क्या होगा कि भाई इन इन सब ने जो प्रॉमिसेस किए हैं या प्रॉमिसेस अभी और करेंगे भी, तो उसको लेके अभी काफ़ी चर्चा में भी रहेंगे ये। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो खैर रहता ही है, तो आप सभी को पता है। अभी क्या है कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान का अगर इलेक्शन किसी भी पार्टी को अगर जीतना रहता है ना, तो उनका मेजर बेस ही आप समझ लीजिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं। तो बस अभी उनको टारगेट किया जा रहा है मेनली कि भाई उनकी सैलरी हाइक वगैरह की जा रही है। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, LHMS सप्लाइड फेक मेडिकल स्टाफ टू कोविड सेंटर्स, ईडी। ये काफ़ी एक दोस्तों मतलब काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है कि लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज, ये इतने बड़े बड़े कंपनीज जो है फेक बिल सप्लाई कर करके कोविड के टाइम में जहाँ पे लोग मर रहे थे, वहाँ पे इन्होंने फेक बिल सप्लाई करके BMC से पैसा भी उठा लिया। तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने कोई सर्विसेज प्रोवाइड भी नहीं किया था, मतलब फेक डॉक्टर्स, फेक इन्वॉइसेस वगैरह बना बना के पैसा उठाते जा रहे। तो मैं तो कहता हूँ मतलब इन सब कंपनीज के खिलाफ तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ताकि कल को अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हो, बट कोविड के अलावा भी ऐसा कोई डिज़ास्टर टाइप का आता है, ठीक है, तो ये सब कंपनीज के ऊपर थोड़ा एक डर रहे कि भाई हम जो अगर ऐसा करेंगे तो हम बाद में जाके हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पकड़ के इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। आपका क्या व्यू पॉइंट है ये सब चीज़ के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों अगेन कंपनी स्पेसिफिक है, बट मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये इस पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझाना है, एंड इस पर ये फ्रंट पेज पे भी कवर था। इंडिया रिसर्जेंस फंड इन टॉक्स टू अक्वायर इंडिया स्विफ्ट API बिजनेस। देखिए, एक तो ये इंडिया रिसर्जेंस फंड क्या है, एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि कई सारी कंपनीज, बड़े बड़े जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स रहते हैं, ये लोग ना अपना एक डिस्ट्रेस फंड बनाते हैं। कि ये लोग क्या करते हैं कि जो कंपनी एकदम इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही है या जा चुकी है और उनको अपना एसेट सेल ऑफ करना है, तो याद है आपको IBC में मैंने बताया था कि भाई प्रमोटर्स जो है बिड नहीं कर सकते, तो कौन बिड करते हैं? ये अलग अलग कंपनीज जो है वो लोग बिड करती है कि भाई हाँ चलो ठीक है, या तो देखिए कोई स्ट्रैटेजिक बायर अक्वायर कर ले एक कंपनी को, मान लो बिस्लेरी अगर जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी के, बहुत हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, तो उससे हो सकता हो टाटा का जो नया जो वाटर का ब्रांड आया उसे वो अक्वायर कर ले, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक उनको रहेगा, भाई इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा। कोई कोई होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो कि सिर्फ पैसे के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि भाई हम अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, हम उनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं रहता। ऑब्वियसली वो चाहते हैं बिजनेस ग्रो करे, बट उनको बिजनेस का कोई मतलब नहीं रहता। तो वो उस टाइप के जो डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए अगेन वो बिस्लेरी वाले एग्जांपल में, अगर कोई जा रहा है इंसॉल्वेंसी के लिए, या आप इसी एग्जांपल को मान लीजिए, इंडिया स्विफ्ट की API बिजनेस जो है अभी जा रही है इंसॉल्वेंसी में, इंडिया स्विफ्ट, तो उसको अक्वायर करने के लिए दो कैपिटल ने किया, मतलब इंडिया रिसर्जेंस फंड ने किया, एंड दैट इज बैक बाय 2 कैपिटल, एक तो पिरामिल है और एक तो बेन कैपिटल है। तो इस टाइप का जो है फंड काफ़ी एक्विजिशन होता है। ये लोग क्या करते हैं कि मतलब 10-12 इस टाइप के फंड को अक्वायर कर लेंगे, उसमें से 3 और एकदम लोअर वैल्यू में अक्वायर करते हैं, क्योंकि देखिए इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली आप सिर्फ उसका एसेट को वैल्यू करोगे और उसको दे दोगे, मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी का जो भी वैल्यूशन आएगा थोड़ा बहुत आप उसे दे दोगे, और बाद में आप इस कंपनी का ऑपरेशंस के लिए तो आप कोई वैल्यू कर ही नहीं रहे हो, आप तो सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी पे वैल्यू करो। बाद में आप क्या करते हो, इसी को बढ़ाते हो एंड यू सेल इट फॉर 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स तक भी आपसे इसको सेल ऑफ कर देते हो। टाइम लगता है उसमें, लेकिन आप प्रॉफिट बहुत अच्छा अर्न कर लेते हो उसमें। डूब भी जाते हैं, ऐसा नहीं है इन्वेस्टमेंट डूबता नहीं है ये सब चीज़ में। तो और ये API बिजनेस के बारे में क्यों है दोस्तों? API आपको मैंने पहले ही बताया कि मेडिकल लाइन में API, इंडिया भले ही जितना अपने आप को बोल ले कि भाई हम जो है ग्लोबल सप्लायर ऑफ मेडिसिन है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, बट इंडिया के जो API जो मेन कंपोनेंट रहता है मेडिसिन वगैरह में, वो चाइना से इंपोर्ट होता है 90 to 95% तक। तो अब जो है ये API बिजनेस अगर ये अक्वायर करते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक एडवांटेज तो मिलेगा ही। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों एक बहुत बड़े रिलीफ है टेलीकॉम कंपनीज के लोग के लिए। भाई क्लैरिफिकेशन ऑन टेलीकॉम एक्टिविटीज़ टू ईज टेलीकॉम कंपनीज पेमेंट ऑब्लिगेशन। देखिए हुआ क्या, टेलीकॉम कंपनीज को एक स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस पे करना पड़ता है, ठीक है,
और वो SUC कितना होता है, वो 8% ऑफ दी AGR रहता है, आपका एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। अब भाई एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, अब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाए? क्या हुआ, सर्कुलर निकला कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का आपको 8% पे करना पड़ेगा। अब वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जब पूछा गया क्लैरिफिकेशन में, तो उस समय ये चीज़ बोला गया आपका सारा रेवेन्यू, एज इन टेलीकॉम से जो कि रिलेटेड है, जो कि टेलीकॉम से रिलेटेड नहीं है। अब भाई टेलीकॉम कंपनी से बोला भाई हम पागल है क्या, मतलब आपको स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस पे कर रहे हैं हम 8% के आसपास का, आप ये चीज़ देखो ना कि हम स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जितना भी रेवेन्यू कर रहे हो उसका 8% ले लो। आप टोटल का अगर ले लोगे तो भाई हम जो कि स्पेक्ट्रम से नहीं भी ले रहे, सपोज मान लो हम इंश्योरेंस का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो क्या उस पर भी आप ले लोगे? तो फिर गवर्नमेंट ने उसमें बोला हाँ हम ले लेंगे। तो इस पर काफ़ी डिस्प्यूट भी हुआ, और अब जाके जो है फाइनली क्लैरिफिकेशन देखिए इशू हो गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा कि भाई हम जो है अब नॉन स्पेक्ट्रम से कुछ भी अगर रिलेटेड होगा तो हम नहीं लेंगे। जैसे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ को हटाया, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई डिविडेंड मिलता है या कोई रिफंड मिलता है, फिर या तो आपको कोई, सोचिए आप पहले ये सब भी इंक्लूड हो रहे थे, फिर आप म्यूचुअल फंड के अगर को बेच को कोई गेनिंग होता है, या तो कोई फॉरेन रेट फ्लक्चुएशन से आपको गेनिंग होता है, तो ये सब आपको जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में। बट हाँ, अभी भी अगर आप बोलोगे तो अगर आप कोई हैंडसेट या एक्सेसरीज बेच रहे हो तो वो टेलीकॉम एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा, तो वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा। तो इस टाइप का तो डिटेल क्लैरिफिकेशन निकाला है। तो अब आप बोलोगे कि यार इसमें टेलीकॉम कंपनीज में कितना ही रिलीफ हो गया होगा, 8% में ये लोग को अगर है, और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि टेलीकॉम एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं बताता हूँ, देखिए 1,40,000 के आसपास है एयरटेल का रेवेन्यू, एंड बोला जाता है लगभग 10% के आसपास एयरटेल का जो मतलब इन कंपनीज़ का जो रहता है, तो वो 10% के आसपास जो है नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू से जनरेट होता है। अब अगर आप देखोगे 10% ऑफ 1,40,000 इज़ 14,000 करोड़, उसका अगर आप 8% भी करोगे तो लगभग आप समझो 1100-1200 करोड़ के आसपास आएगा। तो एक साल में अगर आपको 1100-1200 करोड़ रुपए कम पे करना पड़ रहा है, प्लस जब से ये इन्होंने लॉ लेके आया तब से उसका इंटरेस्ट, फाइन वगैरह सब कुछ के साथ आपको पे करना पड़ेगा ना। तो मतलब मैं बेसिकली आइडिया की बात कर रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया जो कि पे नहीं कर पा रही है, तो उनको तो ये सब चीज़ के साथ ही पे करना पड़ता। तो आप देखिए कितना एक छोटा सा लॉ कितना बड़ा एक उनके इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है। तो ये सब लॉ कोई छोटे बड़े नहीं होते, ये सब मतलब काफ़ी इम्पैक्टफुल लॉ होते हैं। फिर उसके बाद ट्राई सिक्स होलिस्टिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर AI टेक्नोलॉजीज। देखिए ये सब थोड़ा सा मतलब AI टेक्नोलॉजीज पर अभी इंडिया थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बातें कर रहा है, आई वुड से। मतलब ऑब्वियसली इंडिया ये कह रहा है हम रेगुलेट करेंगे, और स्पेसिफिक कंट्रीज़ को लेके बोल रहा है कि भाई हाँ हमको एक लीडर बनना है, EU वगैरह जैसे रेगुलेट कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज जैसे रेगुलेट कर रहे हैं, हमें भी रेगुलेट करना है। तो अभी इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ट्राई सिक्स होलिस्टिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर AI टेक्नोलॉजीज। TRAI urges India to take a leading role in shaping AI standards. TRAI calls for collaboration with international agencies to form a global AI body. India aims to play a significant role in AI governance. मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अभी कोई स्पेसिफिक कुछ कॉन्क्रीट नहीं बता रहे अभी कि हम कैसे करेंगे, बस हाँ हम करेंगे, हम लीडर बनेंगे, हम बनेंगे। तो अब देखते हैं इस पर कुछ कॉन्क्रीट आएगा तो ही हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, DOT पैनल ओके सेपरेट लाइसेंस फॉर सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवेज। देखिए है क्या ये न्यूज़, अर्थ स्टेशन सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवेज मतलब जो कंपनी सैटकॉम प्रोवाइड करती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, वो कंपनीज डायरेक्ट कंज्यूमर को कुछ प्रोवाइड नहीं करेगी। एज इन अगर आप सैटेलाइट से इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड कराना चाहते हो, और या आप मतलब मान लो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हो, मेनली मैं टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो आप कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करोगे, आप प्रोवाइड करोगे टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर को, और फिर ऑपरेटर प्रोवाइड करेंगे इनको कंज्यूमर्स को, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। नहीं तो क्या हो रहा था दोस्तों, देखिए एक एग्जांपल बोलता हूँ ये क्यों बेनिफिशियल होगा टेलीकॉम के लिए। टेलीकॉम कंपनीज ने करोड़ों रुपए स्पेंड किया है 5G का स्पेक्ट्रम को लेने के लिए, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि भाई इन लोगों ने टावर भी बहुत सारे बैठा दिए, तो अब टावर वगैरह बैठा के आपने इतना केपेक्स कर लिया है, और उसके बाद अगर बोले कि नहीं, सेटकॉम वाले लोग आके बोले कि नहीं हम तो सेटकॉम से सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे,
तो फिर टेलीकॉम कंपनीज़ को तो हेवी लॉसेस हो जाएगा ना। आज तक टेलीकॉम कंपनीज़ मतलब अभी तक उनका आरओआई जनरेट होना चालू नहीं हुआ है 5G की अगर आप बात करें तो। मतलब 5G हम कह रहे हैं कि रोल आउट हो रहा है, बट जिस हिसाब से इन्होंने स्पेक्ट्रम में ऑक्शन करके इतना इतना प्राइस बेचा था, इतना इतना प्राइस में ख़रीदा था, अभी तक उनको रिकवरी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है अच्छे से। तो अब ये कह रहे कि भाई सेटकॉम अगर आ जाता तो इनको तो बहुत बड़ा सेटबैक लग जाता। तो अब ये चीज़ बोल रहे कि नहीं, सेटकॉम कंपनीज जो है वो इनको प्रोवाइड करेगी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, टेलीकॉम ऑपरेटर्स फिर अपना अपना सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। देख, और इस पर ये भी चीज़ हो रहा है कि भाई सेटकॉम का मैंने आपको बताया था कि जो 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 लाइसेंस है वो अभी भी मतलब डिबेटेबल है कि वो किस में जाएगा, वो आपका प्रॉपर आपका ऑक्शन में जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन में जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सेबी इंट्रोड्यूसेस 6 न्यू म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजीज अंडर ईएसजी। बहुत छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों ये। सेबी ने क्या किया, पहले सेबी सिर्फ एक ही थीम में करता था कि भाई इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो वो ऐसे करके मतलब इस थीम में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो ईएसजी में। अब सेबी ने 6 न्यू थीम्स लेके आ गए हैं, जैसे कि भाई आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में, सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्रांजिशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, पॉजिटिव एक्सक्लूजन है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन है, बेस्ट इन क्लास एंड पॉजिटिव स्क्रीनिंग है, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग है, सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्रांजिशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब एक कोई आपको फंड याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मैंने अभी बहुत हल्के हल्के में बताया। आप बस ये चीज़ याद रखिए कि हाँ, इस टाइप के कोई स्ट्रैटेजीज एग्जिस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजीज, ताकि वो ईएसजी को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करते हैं। दैट इज़ इट। नेक्स्ट इज दोस्तों G20 पैनल फॉर लो कॉस्ट फंड्स टू एड एनर्जी ट्रांजिशन टेक। देखिए, G20 ने बोला है कि भाई हमें एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए लो कॉस्ट फंड लेके आना पड़ेगा, ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर बनाना पड़ेगा ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए, एंड उसके बाद ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनाना पड़ेगा सो दैट बायोफ्यूल वगैरह को भी प्रमोट कर पाए। तो ये G20 का मीट जो इंडिया प्रेसिडेंसी लीड कर रहा है उस पर ऑब्वियसली एक नोट दिया गया है, ये जॉइंट नोट है। और उसके बाद जो मल्टीपल डेवलपमेंट बैंक्स के लिए जो इंडिया ने पॉइंट रेस किया था उसको अभी कौन बैक कर रहा है? EBRD क्या है दोस्तों? यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। क्या है ये? इन्होंने बोला है कि भाई इंडिया ने बोला है कि भाई हमें मल्टीपल डेवलपमेंट बैंक चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक आप समझ लीजिए वर्ल्ड बैंक बना दिए या एक एशियन डेवलपमेंट बैंक बना दिए और 3-4 बड़े बड़े रीजन के कंट्रीज आके अपने बैंक बना दिए, ऐसा नहीं होता है। आपको हर लेवल के लिए, अगर आपको मान लो सस्टेनेबल फाइनेंस देना है तो उसके लिए आपको अलग से एक बैंक बनाना चाहिए। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए देना है तो उसके लिए आप अलग से फंड बनाओ। आप एक ही फंड को ये नहीं बोल सकते अच्छा तुम क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी कर लो, तुम सस्टेनेबल फाइनेंसिंग भी कर लो, तुम प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड भी चीज़ कर लो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और या तो तुम कंपनी में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसके लिए भी तुम ही फंड दे दो, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज दोस्तों रीजनल रूरल बैंक मर्जर्स में भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CCI अप्रूवल। देखिए, ये न्यूज़ हर 5 साल में आता है। 5 साल पहले इन्होंने एग्जाम कर दिया था और अभी वापस से वो 5 साल जब खत्म हो रहा था उन लोग एक्सटेंशन कर दिए 5 साल का। क्या है ये? रीजनल रूरल बैंक। इनफैक्ट कोई भी बैंक अगर मर्जर करता है तो आपको CCI से ऑब्वियसली देखिए परमिशन लेना पड़ेगा, बट RRBs को क्यों नहीं परमिशन लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई RRBs छोटे प्लेयर्स हैं, इनको अगर हम मर्ज कर करके थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। देखिए, RRBs एक जो है वो केटर करिए रूरल इकोनॉमी को, तो ऑब्वियसली उनको अगर हम मर्ज नहीं कराएंगे, उनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं यूटिलाइज करने देंगे उनको, तो हम एक ग्रेटर गुड को छोड़ रहे हैं और उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ के लिए इन्होंने बोला है कि भाई CCI का अप्रूवल अब ज़रूरत नहीं है, आप मर्ज करते जाओ और गवर्नमेंट ही ऑब्वियसली वो सबको मर्ज करवाएगी। तो है नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया कीपिंग टैब्स ऑन WTO पैक्ट फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए, इंडिया जो है काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहा है डेवलप कंट्रीज़ को कि भाई ये लोग जो है अपना प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण WTO कोई ऐसा नहीं कर दे, डेवलप कंट्रीज़ के मतलब डेवलप कंट्रीज़ WTO में ऐसा कुछ ना मचा दे कि भाई प्लास्टिक पोल्यूशन जो कर रही है कंट्री, उन्हें जो है हम एक्सपोर्ट के लिए एक बैरियर लगा देंगे। देखिए, इंडिया का ये चीज़ कहना है, भली आप बोलोगे कि हमने प्लास्टिक के लिए कुछ नहीं किया, या अगर आप हमको पॉइंट आउट कर रहे हो तो बॉस हम लोग ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पहले बात तो बैन कर दिया।
फिर उसके बाद अगर आप देखो तो पर कैपिटा जो प्लास्टिक कंजम्पशन है इंडिया में सिर्फ 15 केजी है, यूएस में 100 केजी है और इटली में 40 केजी है। तो एक तो ये चीज़ हो गया। डेवलप कंट्रीज़ क्या कर रही है, अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज लेके आ रहे हैं, जैसे कि ईयू ने लेके आया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कि भाई जो भी कार्बन मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस करके अपने गुड्स को कर रहा है तो हम उस पर टैक्स लगा देंगे। तो इस टाइप के जो अलग अलग टाइप के नॉन नॉन ट्रेड रिलेटेड बैरियर लगा रहे हैं, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड बैरियर क्या हो गया कि भाई आप अपने गुड्स पे जो है 10% टैक्स एडिशनल इम्पोज कर रहे हो, इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर रहे हो, तो आपको तो गवर्नमेंट ये वर्ल्ड बैंक जो वो तो ऐसी मतलब आपको साइड कर देगा, सॉरी WTO आपको ऐसी साइड कर देगा, भाई क्या बात है, हम लोग ने मना किया, समझ में नहीं आता है क्या। बट ये सब जो है ना ये ग्रे एरिया है। आप नॉन ट्रेड रिलेटेड बैरियर अगर लगा दोगे ना भाई, CPM लगा दिया अगर आप, तो फिर ये सब चीज़ में कोई बोल नहीं पाएगा, तो क्योंकि ये सब चीज़ के रूल्स ऐसे लिखे हुए नहीं थे। अब क्या है, इंडिया बोल रहा है ठीक है अगर आपको ये सब पॉइंट रेस करना है तो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर फोरम में करो उस चीज़ को रेस, ठीक है। फिर उसके बाद रोड मिनिस्ट्री एम्स टू स्पेंड ओवर 90% केपेक्स बाय दिसंबर। देखिए दिसंबर तक रोड मिनिस्ट्री बोल रही है कि भाई इनका केपेक्स का टारगेट कितना है, 2.59 लाख करोड़ रुपीज़ जो है अभी इस साल के बजट में जो मिला है, बोल रहे हैं कि भाई हम स्पेंड कर देंगे। क्यों स्पेंड कर देंगे भाई, दिसंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद तो आपको पता है कि भाई ऐसे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो धीरे हो जाता है। देखिए गवर्नमेंट जो ऑलरेडी स्कीम अनाउंस कर चुकी है उसको तो इम्प्लीमेंट कर ही सकती है, बट नई स्कीम्स को लाके नई फंडिंग को लाके ऐसे नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ के लिए होगा, ये वही है कि जो हम लोग ने अभी तक इन्वेस्ट किया है 1 लाख करोड़ के आसपास, वो हम लोग ने अभी तक इन्वेस्ट किया है भारतमाला परियोजना में इन्वेस्ट किया है। फिर उसके बाद अलग अलग और भी रोड के कंस्ट्रक्शन, जैसे विलेज एरिया में जो कनेक्ट कर रहे हैं या पोर्ट से उसको कनेक्ट कर रहे हैं रोड को, तो ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जिसमें हो, तो ये एक अलग अलग चीज़ के बारे में भी हम लोग ने अभी इन्वेस्ट किया हुआ है। सो यस, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव ए नाइस डे।